जय हिंद। मैं वर्मा कोचिंग क्लास भोपाल यूट्यूब चैनल से आपका स्वागत करता हूं। आज हम रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में बात करेंगे। महान व्यक्ति, महान व्यक्तित्व, महान कवि, महान लेखक, महान गीतकार, ऐसे हमारे महान व्यक्ति जिनका नाम है रविन्द्रनाथ टैगोर साहब। रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तकें या कुछ रचनाएं या कुछ गीत सब मिक्स करके हमने एक ट्रिक के माध्यम से यहाँ पर लिखा है और उसके बारे में हम अब ट्रिक बताएंगे पहले। और उनके कुछ सन जो हमको मिल गए हैं हमने उसको बोर्ड पर लिखा हुआ है। और रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में बता रहे हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर का जो जन्म हुआ है यहाँ पर उनके बारे में पूरा जीवन परिचय थोड़ा सा हम समझेंगे। उनकी जीवन का जन्म कब हुआ है, माता कौन है, पिता कौन है, मृत्यु कब हुई, क्या उनका विशेष काम हुए हैं, उसके बारे में थोड़ी जानकारी हम दे देंगे। तो पहले हम देखते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर की ट्रिक या रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई पुस्तकों का कोड। यहाँ पर हमने कोड लिखा है 17 पुस्तकों के बारे में। पुस्तक, रचनाएं, गीत सारी मिक्स हैं। 17 हमारे पास ये लिखे हैं। हमको पढ़ना है, हम थोड़ा सा समझा दें आपको। ये यहाँ पर हमने ऐसे लिख रखा है, हम भी, हा और भी मिक्स करके हम पढ़ाएंगे। हम भी, ओनो, ओनो, चाची, चाची, तो हम भी, ओनो, चाची, यहां पर हम थोड़ा रुकेंगे। हम भी, ओनो, चाची, ये ट्रिक बता रहे हैं हम आपको। हम भी, ओनो, चाची, फिर लिखेंगे गो गा गी। तो ये तीनों शब्दों को मिलाएंगे, गो, गा और गी, गो गा गी। हम भी, ओनो, चाची, गो गा गी। फिर पढ़ेंगे हम लोग होरा। होरा में क्या है, होरा। फिर आता है हमारा आए, तो होरा आए, होरा आए। पूरा एक बार पूरा रिवाइज। हम भी, ओनो, चाची, गो गागी, होरा आए, यहां तक हो गया। फिर लिखेंगे चौका और योचो, चौका योचा, चौका योचा। एक बार पुनः रिवाइज पूरा फास्ट ट्रिक में। तो हम भी, ओनो, चाची, गो गागी, होरा आए, चौका योचा, चौका योचा। तो हम भी, पोनो, चाची, गो गागी, होरा आए और लास्ट में पढ़ेंगे 4 शब्द, चौका योचा। यह हमारा ट्रिक है। इस ट्रिक के माध्यम से हम रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तकें या रचनाएं जो है हमारी वो पूरी की पूरी तो नहीं, क्योंकि बहुत सारी पुस्तकें उन्होंने लिखी है, बहुत सारी रचनाएं लिखी है, लेकिन जो पेपर में हमारे क्वेश्चन आते हैं वो यहीं से निकल के आते हैं हमारे। तो मैंने एक ट्रिक को एक बार पुनः रिवाइज और इसका कोड को हम डिकोड करेंगे। तो हम भी, ओनो, चाची, गो गागी, होरा आए, चौका योचा, ये अब पूरी ट्रिक हो गई। अब ट्रिक को हम डिकोड कर रहे हैं। आ से हमारा हंगरी स्टोन्स, पहली जो पुस्तक है हमारी, जो हा से नाम आएगा, हंगरी स्टोन्स हमारी पहली पुस्तक मानी जाती है, मतलब इस ट्रिक के माध्यम से। तो हंगरी स्टोन किसने लिखी है, रविन्द्रनाथ टैगोर साहब ने लिखी है। दूसरा हमारा विसर्जन, तो हम भी में क्या क्या हो गया, हा से हंगरी स्टोन्स और बी से विसर्जन। फिर आता पोनो, ओ से आता है पोस्ट ऑफिस और नो से नौका डूबी, ओ से पोस्ट ऑफिस, नो से नौका डूबी। चाची में देख लेते हैं, चा से चांदा लिखा और ची से चित्रांदा, तो चा से चांदा लिखा और ची से चित्रांदा, ये चाची कंप्लीट हो गया। फिर हमारा गो गागी, तो गो से गोरा, गा से द गार्डनर और गी से गीतांजलि। तो गोगागी में क्या हो गया, गोरा, और गा से लिखेंगे, दा लगा लेंगे, द गार्डनर और गी से गीतांजलि। विशेष पुस्तक है गीतांजलि, इसलिए हमने इसको रेड कलर में लिखा है, इसके बारे में अभी चर्चा करेंगे। फिर होरा में हो से होम इन द वर्ल्ड और रा से राष्ट्रगान, तो हो से होम इन द वर्ल्ड और रा से राष्ट्रगान, जो हमारे भारत का जो राष्ट्रगान है, हमारा नेशनल सॉन्ग, नेशनल एंथम, जन गण मन, जो कि हमारा भारत का राष्ट्रगान के रूप में जाना जाता है, ये भी इन्होंने के द्वारा लिखा गया है। फिर होरा कंप्लीट हो गया। आय में हम देख लेते हैं, आ से आमार सोनार बांग्ला, ये आमार सोनार बांग्ला ये भी राष्ट्रगान है, जो कि बांग्लादेश का राष्ट्रगान है, इसके बारे में चर्चा करेंगे अपन। फिर आता है ए से एकला चला रे, ये गीत है, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया गीत का नाम है एकला चला रे। तो आय में हो गया आमार सोनार बांग्ला और ए से एकला चला रे। फिर आता है चौका, चो से चौखेर वाली, चौखेर वाली, और का से आता है कावली वाला,
बड़ा इंपोर्टेंट पुस्तक है काबुली वाला। ये चौका में हो गया चौखेर वाली और का से काबुली वाला। फिर लास्ट बच्चे हमारे योचा, यो से योगा योग, योगा योग, और चा से आता है 4 अध्याय, 4 अध्याय। तो पूरा कोड को हमने अलग अलग करके आपको बताया है। एक बार पुनः कोड और कोड के साथ पूरा डिकोड एक साथ करेंगे। तो हम भी कोनो चाची बोगागी होरा आए चौका योचा, ये बात ट्रिक याद कर लेंगे तो याद हो जाएंगी। अब डिकोड कर रहे हैं। हा से हंगरी स्टोन, बी से विसर्जन, ओ से पोस्ट ऑफिस, नो से नौका डूबी, चा से चांडालिका, ची से चित्रांगदा, गो से गोरा, गा से द गार्डनर, द आगे लगा लेंगे आप लोग, ये से गीतांजलि, हो से होमिंदाबाद, ता से राष्ट्रगान जो जनगण मन है हमारा, आ से आमार सोनार बांग्ला, ये बांग्लादेश का राष्ट्रगान है, ए से एकला चला रे, चो से चौखेर वाली, का से काबुली वाला, यो से योगा योग, चा से 4 अध्याय। ये सारी ट्रिक को हमने आपको डिकोड करके बताया है। तो कोड को डिकोड हो गया है, सारी पुस्तकें, रचनाएं, गीत सब मिक्स कर दिया हमने। अब ये हम सन की बात कर लें। हंगरी स्टोन कब लिखा गया है? तो 1895 में हंगरी स्टोन ये लिखा गया था। विसर्जन 1890 में लिखा गया था हमारा। पोस्ट ऑफिस 1912 में इसकी रचना हुई है। नौका डूबी 1906 में रचना हुई है। चा से चांडालिका 1933 में रचना हुई है। चित्रांगदा 1892 में रचना हुई है। गोरा 1910 में रचना हुई है। और गीतांजलि 1910 में लिखा गया गीतांजलि को। और राष्ट्रगान 1911 में लिखा गया है, जो जनगण मन राष्ट्रगान है हमारा। 1911 में जब राष्ट्रगान लिखा गया था तो भारत में अंग्रेजों का शासन चल रहा था और हमारे भारत के जो गवर्नर जनरल थे उनका नाम था लॉर्ड हार्डिंग साहब। 1910 से 1916 तक उनका कार्यकाल रहा था। लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में हमारे देश में तीसरा दिल्ली दरबार लगाया गया था, क्योंकि पहला दिल्ली दरबार 1 जनवरी 1877 में हमारे लॉर्ड लिटन के शासनकाल में लगाया गया था। उस टाइम पे जॉर्ज महारानी विक्टोरिया हमारे भारत आई थी और महारानी विक्टोरिया को केसर हिंद की उपाधि से नवाजा था 1877 के पहले दिल्ली दरबार में। दूसरा दिल्ली दरबार 1903 में लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में लगाया गया था। लॉर्ड कर्जन वे जिन्होंने 16 अक्टूबर 1905 को हमारे बंगाल का विभाजन किया था। 1911 में उन्हीं के कार्यकाल में भारत में दिल्ली दरबार, 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में भारत में तीसरा दिल्ली दरबार लगाया गया और 1903 में दूसरा दिल्ली दरबार लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में लगाया गया था। लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल 1898 से 1905 तक रहे थे। इसके बाद उन्हीं के कार्यकाल में हमारे देश का बंगाल में विभाजन हुआ 16 अक्टूबर 1905। फिर तीसरा दिल्ली दरबार जो कि हमारा लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में, लॉर्ड हार्डिंग का कार्यकाल 1910 से 1916 के बीच तक रहा है और उन्हीं के कार्यकाल में 27 दिसंबर 1911 को भारत में तीसरा दिल्ली दरबार कोलकाता पश्चिम बंगाल में लगाया गया था, जिसमें जॉर्ज पंचम और मेरी के स्वागत में ये दरबार लगाया गया था। उसी टाइम पर हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर साहब ने राष्ट्रगान का वर्णन किया, मतलब राष्ट्रगान को लिखा, जो कि हमारा जन गण मन अधिनायक जय है। ये हमारा राष्ट्रगान उस टाइम पे लिखा गया था। लेकिन इसको पहली बार 27 दिसंबर 1911 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता पंडित विश्वनाथ नारायण धर की अध्यक्षता में पहली बार 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में इसको गाया गया था। तो तीसरा दिल्ली दरबार जो मैंने बताया है वो आया लालच चीजें, वो अंग्रेजों के शासनकाल की घटना है। लेकिन 1911 में हम बात कर रहे हैं 27 दिसंबर 1911, इसमें कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था हमारा, उसकी अध्यक्षता पंडित विश्वनाथ धर के द्वारा की गई है। उसमें ये राष्ट्रगान पहली बार गाया गया था। तो कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान 1911 में गाया गया था। इसके बाद और इस राष्ट्रगान को 52 सेकंड में गाया जाता है। ये भी क्वेश्चन आता है हमारा कि राष्ट्रगान कितने सेकंड में गाते हैं। 52 सेकंड में गाया जाता है पूर्णतः राष्ट्रगान, लेकिन इसको शॉर्टकट में भी गा सकते हैं। 20 सेकंड का ये हमारा समय दिया जाता है, लेकिन 52 सेकंड में हम राष्ट्रगान कंप्लीट करते हैं। जन गण मन अधिनायक जय है, भारत भाग्य विधाता, ये हमारा राष्ट्रगान है हमारे देश का। इसके बाद आमार सोनार बांग्ला, आमार सोनार बांग्ला 1905 में लिखा था इन्होंने। और भारत का आमार सोनार बांग्ला लेखक
रविन्द्रनाथ टैगोर साहब, जो कि बाद में 16 दिसंबर 1971 को जब पूर्वी पाकिस्तान को अब नया नाम हम कहते हैं बांग्लादेश, बांग्लादेश की सीमा भारत से सबसे ज्यादा लगती है 4096.7 किलोमीटर और 5 राज्य बांग्लादेश से लगे हुए हैं, असम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, पश्चिम बंगाल। ये 5 राज्य भारत की सीमा अब पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जानते थे, लेकिन 16 दिसंबर 1971 में जब हम पाकिस्तान से युद्ध जीत गए तो उसका नया नाम पड़ा पूर्वी पाकिस्तान का, अब कहते हैं बांग्लादेश। और बांग्लादेश को बनाने में सबसे बड़ी भूमिका शेख मुजीबुर रहमान, वहां के जो कहे व्यक्ति थे उनको शेख मुजीबुर रहमान इसलिए उनको कहा जाता है, वहां के लीडर थे, इसलिए उनको गिरफ्तार करके अंग्रेज पाकिस्तान ने उनको जेल में बंद कर दिया था। उस टाइम पे हमारे देश की प्राइम मिनिस्टर, एकमात्र महिला प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी। इंदिरा गांधी जी का जन्म 19 नवंबर 1917 को हुआ था और उस टाइम पे 1971 में वो प्राइम मिनिस्टर के पद पर थी, क्योंकि 24 जनवरी 1966 को वो प्रधानमंत्री पद पर रही, मतलब बनी थी उस दिन, और 24 मार्च 1977 तक इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर रही थी। तो उसी के बीच में 71 आता है हमारा 1971। उस टाइम पे इंदिरा गांधी के शासनकाल में हमारा भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ, जिसमें पाकिस्तान को हमने 93,000 पाकिस्तान के सैनिकों को हमारी भारत की सेना ने बंदी बना लिया था और पाकिस्तान को घुटने पर लाके खड़ा कर दिया था और पाकिस्तान ने हार स्वीकार कर ली थी। इसके बाद ही 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश का गठन हुआ था हमारा, और इसके बाद में 1972 में बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान बना है उसका नाम है आमार सोनार बांग्ला। ये बांग्लादेश का राष्ट्रगान है जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। आगे बढ़ते हैं, एकला चला रे 1905 में ये गीत लिखा गया, ये गीत है हमारा। इसके बाद चोखेर वाली, ये भी बड़ा अच्छी पुस्तक है। काबुली वाला, जो कि ये भी 1892 में लिखा गया था, काबुली वाला। योगा योग 1929 में लिखा गया था और 4 अध्याय 1934 में ये लिखे गए थे। तो ये सारी पुस्तकें, रचनाएं, गीत सब मिक्स कर दी हमने और रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा ये सारी चीजें लिखी गई हैं। महान कवि थे और उन्होंने अपने जीवन काल में 2230 गीतों को लिखा है। 2230 गीतों को लिखने का श्रेय रविन्द्रनाथ टैगोर साहब को जाता है। कुछ उनके बारे में यहाँ पे हम डिस्कस लिखे, उनको परिचय के बारे में बात करते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर जी का जन्म देखा जाए तो 7 मई 1861, तो 7 मई 1861 को उनका जन्म हुआ था रविन्द्रनाथ टैगोर का। और वीरभूमि एक जिला पड़ता है हमारा, पश्चिम बंगाल में है, और वहां पर उनका रविन्द्रनाथ टैगोर साहब का जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम देवेंद्रनाथ टैगोर साहब था। देवेंद्रनाथ टैगोर कभी कभी नहीं रहते, देवेंद्रनाथ ठाकुर भी उनको कहा जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता का नाम देवेंद्रनाथ ठाकुर था या टैगोर था। माता का नाम शारदा देवी, माँ उनकी थी शारदा देवी जी। और 1901 में शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1901 में शांति निकेतन की स्थापना की थी और 1915 में जाट पंचम ने रविन्द्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि से नवाजा था। मतलब क्वेश्चन आता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि किसने दी, तो आपका आंसर है जाट पंचम। वे जाट पंचम जो 1911 के तीसरे दिल्ली दरबार में लॉर्ड हार्डिंग ने उनको बुलाया था, उन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि 1915 में दी थी। 1915 में ही हमारे देश में जो 9 जनवरी 1915 को भारत आने वाले हमारे महात्मा गांधी, जिनका नाम था मोहनदास, उनके पिता का नाम करमचंद गांधी, माँ का नाम पुतलीबाई, पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी, 4 पुत्र हुए गांधी जी के, हरिलाल, मनीलाल, रामदास, देवदास, और 5 पुत्र माने जाते हैं जमनालाल बजाज। तो 9 जनवरी 1915 को जब भारत आए थे और उनके राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले जी, उनके कहने पर गांधी जी भारत आए। और जब वो भारत आने के बाद कुछ महीने, अप्रैल महीने के आसपास आते 1915 में, तो शांति निकेतन में रविन्द्रनाथ टैगोर के साथ रहे। तभी रविन्द्रनाथ टैगोर ने उनको महात्मा की उपाधि से नवाजा था। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने मोहनदास को महात्मा की उपाधि दी, तब से ये नाम महात्मा गांधी पड़ गया। और फिर मोहनदास ने, मतलब महात्मा गांधी ने रविन्द्रनाथ टैगोर जी को गुरुदेव की उपाधि से नवाजा था। तो ये गुरुदेव की उपाधि महात्मा गांधी ने इनको दी थी। और मैं बात कर रहा था कि नाइटहुड की उपाधि जाट पंचम ने दी थी। और 1919 13 अप्रैल 1919 को जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हमारे देश में हुआ,
अमृतसर पंजाब में, और जनरल डायर ने वहां पर गोली चलाने का आदेश दिए थे। उस जनरल डायर की हत्या उधम सिंह ने 13 मार्च 1940 को क्रिस्टन हॉल लंदन में की थी। और उसी में जलियांवाला हत्याकांड जब हुआ 13 अप्रैल 1919 को, तो नाइटहुड की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने त्याग दी थी या वापस कर दी थी। और इस प्रकार से, और महात्मा गांधी ने भी केसर की उपाधि से त्याग पत्र दे दिया था, मतलब त्याग दी थी नाइट, क्योंकि जलियांवाला हत्याकांड इतिहास में एक काली घटना मानी जाती है। इसका कारण क्यों हुआ, तो इसके पहले 19 मार्च 1919 को हमारे देश में रोल एक्ट आया था। रोल एक्ट, जिसे काला कानून हमारे भारतीय लोगों ने कहा था। इस कानून में बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील के ये कानून था हमारा। मतलब कोई व्यक्ति, अंग्रेज लोगों को किसी व्यक्ति पर संदेह या शक हो जाता था, उस व्यक्ति को जेल में डाल दिया जाता था। ना तो उसकी अपील कर सकते थे, ना वकील कर सकते थे, ना दलील दे सकते। क्योंकि हम लोग, जब पुलिस हमको पकड़ती है, गिरफ्तार करती है, जेल भेजती है, तो हमको सबसे पहले वकील करना होता है। वकील हमारी कोर्ट में अपील करता है और फिर मजिस्ट्रेट के सामने हमारी दलीलें देता है। ये तीनों चीज उस कानून में नहीं थी, इसलिए भारतीय लोगों ने इस कानून को काला कानून की संज्ञा दी। इसी रोल एक्ट के तहत सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल की गिरफ्तारी हुई। इसी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग, जो जल्ली नामक व्यक्ति की प्रॉपर्टी थी, वहां पर सब लोग इकट्ठे हुए थे। और बैसाखी का दिन था 1919, अमृतसर पंजाब में, वहां पर यह आंदोलन चल रहा था। तो रोल एक्ट का भी विरोध हो रहा था, लेकिन जनरल डायर के द्वारा वहां पर गोली चलाने के आदेश जारी किए गए, जिसमें लगभग 1000 लोग उसमें मारे गए। लेकिन हंटर आयोग, जो जलियांवाला हत्याकांड की जांच के लिए बनाया गया था, उस हत्याकांड में 379 लोगों को मरने की वहां पर लिखा गया था कि 379 लोग मारे गए थे। वो बहुत बड़ी घटना है, हम इतिहास में नहीं जाना चाहते हैं, अभी बताएंगे तो हमारा आधा घंटा लगभग लग जाएगा। लेकिन अभी बात कर रहे हैं केवल रविन्द्रनाथ टैगोर साहब की। रविन्द्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला हत्याकांड में ये नाइटहुड की उपाधि, जो जॉर्ज पंचम के द्वारा दी गई थी 1915 में, उसको 1919 में जलियांवाला हत्याकांड के विरोध में छोड़ दिया था। महात्मा गांधी ने केसर की उपाधि से त्याग पत्र दे दिया था। इसी प्रकार रविन्द्रनाथ टैगोर के एक बड़े भाई हुआ करते थे, जिनका नाम था सत्येंद्रनाथ टैगोर साहब। सत्येंद्रनाथ टैगोर ने 1926 में प्रथम भारतीय व्यक्ति थे जिन्होंने सिविल सेवा में पास की। मतलब भारत के पहले व्यक्ति माने जाते हैं कि जो सिविल सेवा में सिलेक्शन हुआ, वो है सत्येंद्रनाथ टैगोर साहब। 1926 रविन्द्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे और उन्होंने ये कमाल किया था। इसके बाद 1913 में प्रथम एशियाई व्यक्ति माने जाते हैं हमारे, जिन्हें साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से नवाजा था। साहित्य के क्षेत्र में क्यों मिला इनको पुरस्कार, तो 1910 में मैंने बताया, इधर गीतांजलि पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई थी। वो पुस्तक का फिर अंग्रेजी अनुवाद हुआ, और अंग्रेजी अनुवाद करने के बाद 2 व्यक्ति जिनके नाम आते हैं हमारे, एक का नाम तो आता है हमारा WVH और आंद्रे गिले। ये 2 व्यक्ति थे जिन्होंने गीतांजलि पुस्तक की सराहना की, तारीफ करी, और इसको जब सराहना हुई तो ये पुस्तक नोबेल पुरस्कार के सम्मान में पहुंची। मतलब नोबेल पुरस्कार के लिए इसको चुना गया। नोबेल पुरस्कार के बारे में बताया था मैं आपको। नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल, जिनका जन्म 1833 में स्टॉकहोम में हुआ था, उन्होंने 1867 में डायनामाइट की खोज करी। डायनामाइट में नाइट्रोग्लिसरीन का इस्तेमाल किया जाता है। डायनामाइट एक विस्फोटक पदार्थ होता है। और इसी के बाद उनको कई पुरस्कार मिले, कई राशियां मिली, और उन्होंने अविवाहित फ्रांसीसी इंजीनियर थे अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल। 10 दिसंबर 1896 को जब उनका देहांत हुआ, तो देहांत के पहले उन्होंने अपनी वसीयत लिखवाई थी, और वसीयत में लिखवाया गया था कि जो भी दुनिया में 5 क्षेत्रों में अच्छा काम करेगा, उनको नोबेल पुरस्कार, मेरी जो राशि है, वो क्योंकि उन्होंने वसीयत में लिखवाया गया था कि मेरी जो राशि है वो दान कर दी थी अधिकतर, और सोसाइटी के माध्यम से 5 क्षेत्रों में साहित्य, हमारा रसायन, चिकित्सा, भौतिकी और हमारा शांति के क्षेत्र में जो अच्छा काम करेगा उनको नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। फिर 1969 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में स्विस बैंक के द्वारा नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई। वर्तमान में 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार मिलता है हमारा। तो पहले भारतीय या एशियाई व्यक्ति माने जाते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर साहब, जिन्होंने 1910 में गीतांजलि पुस्तक लिखी। लेकिन 1913 में पहली बार गीतांजलि पुस्तक के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। तो
पहले एशियाई व्यक्ति माने जाते हैं हमारे, या पहले भारतीय व्यक्ति हैं। अभी तक भारत के 10 लोगों को नोबेल पुरस्कार मिला है, लगभग सभी क्षेत्रों में मिला है। एक बार मैं रिवाइज कर देता हूं। 1913 में मैंने बताया है कि 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था, मतलब पहले व्यक्ति थे रविन्द्रनाथ टैगोर साहब जिनको 1913 में नोबेल मिला है। क्षेत्र पूछे तो साहित्य में मिला था इनको। फिर मिला 1930 में सीवी रमन साहब को। तो सीवी रमन जिन्होंने रमन प्रभाव की खोज करी थी और उनको मिला था भौतिकी के क्षेत्र में, मतलब फिजिक्स में। 1930 में चंद्रशेखर वेंकट रमन जी ने कहा जाता है, इनको भौतिकी के क्षेत्र में फिजिक्स में मिला था 1930 में। फिर आता है 1968 और हरगोविंद खुराना साहब, हरगोविंद खुराना को मिला था हमारा चिकित्सा के क्षेत्र में। तो हरगोविंद खुराना जो कि हमारे चिकित्सा के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था, इन्होंने जीन संश्लेषण की खोज करी थी। फिर आता है 1979 हमारा शांति के क्षेत्र में मिला है और मदर टेरेसा को दिया गया था। तो मदर टेरेसा को इस क्षेत्र में मिला है, तो शांति के क्षेत्र में इनको मिला था। तो ये शांति के क्षेत्र में 1979 में मिला है। फिर 1983 में हमारा चंद्रशेखर वेंकट रमन, तो चंद्रशेखर को मिला गया था। तो चंद्रशेखर जी को 1983 में दिया गया था। चंद्रशेखर को मिला था 1983 में और इनको मिला था भौतिकी में। तो भौतिकी में इनको दिया गया था। और फिर मिला है 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अमर्त्य सेन को। तो अमर्त्य सेन को दिया गया था 1998 में। और अर्थशास्त्र क्षेत्र पूछे तो इकोनॉमिक्स या अर्थशास्त्र जिसे कहा जाता है। इसके बाद यहाँ पे लिख देता हूं मैं आपको। फिर मिला है 2001 में बीएस नायपाल साहब। तो बीएस नायपाल 2001 में इनको दिया गया था नोबेल पुरस्कार और इनका क्षेत्र था साहित्य। तो साहित्य के क्षेत्र में इनको दिया गया था। तो साहित्य में बीएस नायपाल को मिला है। दूसरे भारतीय व्यक्ति साहित्य के क्षेत्र में, पहले रविन्द्रनाथ टैगोर, दूसरा ये है। फिर 2009 में मिला है रामकृष्ण जी को। तो रामकृष्ण जी को 2009 में नोबेल पुरस्कार मिला था और ये रसायन में इनको दिया गया था। फिर मिला है 2014 में और कैलाश सत्यार्थी को मिला था। कैलाश सत्यार्थी साहब जिनको शांति के क्षेत्र में मिला। तो शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसको मिला है? कैलाश सत्यार्थी। और 2019 की हम बात करें तो अभिजीत बनर्जी को मिला था। अभिजीत बनर्जी जिनको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिला है। तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले हमारे दूसरे भारतीय व्यक्ति बोलते हैं हम लोग। तो 10 नाम मैंने बताए हैं। 1913 रविन्द्रनाथ टैगोर, गीतांजलि पुस्तक साहित्य के लिए। 1930 सीवी रमन, इनको भौतिकी में मिला है, रमन प्रभाव की खोज करी है। 1968 हरगोविंद खुराना, चिकित्सा जीन संश्लेषण की खोज। 1979 मदर टेरेसा, शांति। 1983 चंद्रशेखर को मिला है भौतिकी के रूप में। और 1998 में अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र में मिला है। 2001 में बीएस नायपाल साहित्य के क्षेत्र में। 2009 रामकृष्ण को रसायन के क्षेत्र में। और 2014 में कैलाश सत्यार्थी का जो बचपन बचाओ आंदोलन एनजीओ जुड़ा हुआ है शांति के क्षेत्र में, इनके साथ मलाला यूसुफजई पाकिस्तान लड़की के साथ मिला था। 2019 में अभिजीत बनर्जी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिला है। ऐसे हमारे 10 लोग हैं जिनको नोबेल पुरस्कार के बारे में मिला है, भारतीय व्यक्ति है। इसके बाद मैं बता रहा था रविन्द्रनाथ टैगोर की बात कर रहे थे। तो रविन्द्रनाथ टैगोर की जो मृत्यु देखी जाए तो 7 अगस्त 1941 को हुई थी। और उनकी प्रोस्टेट कैंसर होता है हमारा, उसके कारण उनकी मृत्यु हुई। प्रोस्टेट कैंसर के माध्यम से उनकी मृत्यु हुई। 7 अगस्त 1941 को रविन्द्रनाथ टैगोर साहब का निधन हुआ है। आज मैंने कुछ खास बातें रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में बताई है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हैं। तो ये जितना भी रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में पुस्तक है या उनके बारे में बताया है, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आप लोग चैनल को वर्मा कोचिंग क्लास भोपाल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको ये जानकारी मिलती रहे। रोज हम 7 बजे वीडियो अपलोड करते हैं, जिससे कि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।